सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए डीबीएमएस की यूनिट 4 का लेक्चर 1। आज से हम यूनिट 4 अपनी स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं आपको पहले एक बात बताता हूँ यूनिट 4 के बारे में। यूनिट 4 आपकी जो है काफ़ी अच्छी यूनिट है। और क्योंकि देखो पेपर में ना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें थ्योरी पसंद होती है ना। उनके लिए काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें से जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले साल में वो थ्योरी पूछे गए हैं। ठीक है, दो क्वेश्चंस आए थे बस न्यूमेरिकल के, और जो वो क्वेश्चंस है न्यूमेरिकल के वो भी बहुत बहुत इजी है। ठीक है, उन क्वेश्चंस को भी मैं सॉल्व करा दूंगा, और थ्योरी तो सारी मैं करा ही दूंगा। ठीक है ना, तो चिंता मत करना। और मतलब कि ये जो यूनिट है, अगर आप मतलब कि आपको लगता है ना और यूनिट्स आपको हार्ड लग रही हैं, लाइक फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट तो ईजी है, थर्ड यूनिट थोड़ी सी डिफिकल्ट है, बट फोर्थ यूनिट ना आपके लिए, मतलब कि जो लोग को लगता है कि बस पास होना है ना, तो यार फोर्थ यूनिट कर लेना। ठीक है, मैं तो काफ़ी देखो अच्छे से बताऊंगा। और मैंने ना ये सोच रखा है कि ना पेपर के जैसे ही पेपर होने वाले होंगे, लाइक एक वीक पहले तक मैं ना सारे पीवाईक्यूज अलग से वीडियो लाऊंगा, उसके अंदर सॉल्व करा दूंगा। ठीक है ना, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यूनिट 4 जो है हमारी, वो है बेस हमारी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, सो आज हम कौन कौन से पहले टॉपिक देखने वाले हैं वो देख लेते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शन सिस्टम होता क्या है, बेसिकली इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर हम देखेंगे एसिड प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं, जो कि हमारी 2021-22 में भी आ चुकी हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉग देखेंगे, और ऑपरेशंस कौन कौन से हम ट्रांजैक्शन जब हम प्रोसेस होता है तो उसमें करते हैं। फिर उसका एक स्टेट डायग्राम देखेंगे ट्रांजैक्शन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आता है पीवाईक्यूज में, मतलब पेपर में। और शेड्यूल्स एंड इट्स टाइप, ठीक है, जो शेड्यूल्स एंड इट्स टाइप, कंकरेंसी प्रॉब्लम एंड रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट है, आपके आने वाले लेक्चर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत मतलब कि आपके लिए बेस सेट करेगा कि भाई आप मतलब आगे किस तरीके से टॉपिक को समझोगे। ठीक है ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से समझना। तो सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजैक्शन सिस्टम। ठीक है, सो ट्रांजैक्शन सिस्टम होता क्या है, बेसिक सी डेफिनेशन बताएं। तो देखो ट्रांजैक्शन सिस्टम से आप क्या समझते हो? जब भी आप कोई पैसे किसी को भेजते हो या फिर पैसे आपके पास आते हैं, आप उस प्रोसेस को, उस फिनोमिन को क्या कहते हो? आप ट्रांजैक्शन कहते हो। ठीक है, तो बिल्कुल उसी की तरह है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन इज अ सीरीज ऑफ डेटाबेस ऑपरेशंस परफॉर्म्ड एज अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, सो बेसिकली एक हमारी डेटाबेस है। आपको पता है डेटाबेस में क्या होता है कि बहुत सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो आप, जब भी आप डेटा स्टोर करते हो, रिकवर करते हो। ठीक है, और अगर हम डेटाबेस के अंदर जो हमारे सीरीज ऑफ ऑपरेशंस होते हैं, उसे हम परफॉर्म कराएं एज अ सिंगल लॉजिकल यूनिट। सिंगल लॉजिकल यूनिट का मतलब क्या है कि मतलब वो परफॉर्म तो हो रहे हैं बहुत सारे ऑपरेशंस, लेकिन उन्हें एज अ सिंगल यूनिट मतलब दिखाया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि देखो, जैसे कि आपके जो ऑपरेशंस होते हैं कौन कौन से होते हैं, रीड हो गया, राइट हो गया, अपडेट हो गया, है ना, और सेव कर दिया आपने कमिट से। तो देखिए ये सब कुछ हमारे ऑपरेशंस होते हैं। अगर हम इन सारे ऑपरेशंस को एज अ सिंगल यूनिट दिखाएं, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, अभी भी समझ नहीं आया? चलो मैं बताता हूँ एक बार कि देखो, एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको कि जैसे कि आप है ना, जब आप ट्रांजैक्शन से क्या समझते हो? मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, लाइक आप मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, एक आपका अकाउंट है ए, एक आपका अकाउंट है बी। ठीक है, सो आप हमेशा क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि आपके देखो प्रोसेस कौन कौन से होते हैं, ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, मैं आपको एक बार बताता हूँ कि हमें अकाउंट ए से अकाउंट बी में 500 रुपीज को क्या करना है? ट्रांसफर करना है। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक हमारा क्या बोलते हैं, ऑपरेशन, ये हमारा एक हमारा टास्क है। ठीक है, हमें ये करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले जो हमारा अकाउंट ए है उसके अंदर से डेटा को रीड करेंगे। ठीक है, मतलब कि आपके अकाउंट ए में पैसे कितने हैं। लाइक हम सपोज करते हैं कि अकाउंट ए में 500 से तो ज़्यादा ही रुपए होने चाहिए, तो हम 1000 रुपये मान के चलते हैं कि अकाउंट ए में हमारे 1000 रुपये हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि अकाउंट ए में से जो पैसे हैं उन्हें डिडक्ट करेंगे, लाइक माइनस करेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे कि अकाउंट ए इक्वल टू ए माइनस 500 कर देंगे। ठीक है, मतलब कि उसमें अंदर से 500 रुपये को माइनस कर देंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया? अब हम क्या करेंगे? अब हम राइट करेंगे, है ना। और क्या करेंगे कि जो हमारा जो अकाउंट ए के अंदर अब कितने पैसे रह गए? 500 रुपये रह गए। हमने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया अकाउंट ए के अंदर। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं कि हमने पहले रीड किया, फिर अकाउंट ए में से 500 रुपये माइनस किए, और फिर हमने लिख दिए कि 500 रुपये आ गए। ठीक है, देखो माइनस करने का मतलब क्या है कि ये रैम के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कि माइनस हो गए, फिर हमने डेटाबेस के अंदर चेंज कर दिया राइट कर गए। ठीक है, तो ये हमारे 3 ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया हमने। अब बी के अंदर ऑपरेशन परफॉर्म होंगे।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, रीड करेंगे बी के डेटा को कि बी के अंदर कितने पैसे हैं। ठीक है, जैसे कि हम मानते हैं कि बी के अंदर कुछ भी नहीं है, नल है। ठीक है, 0 रुपये है। फिर हम क्या करते हैं, बी इक्वल टू बी प्लस 500 करते हैं, क्योंकि ए से हमारे पास पैसे आए हैं। ठीक है, और हम राइट कर देते हैं बी के अंदर कितने, 500। ठीक है, कि बी के अंदर 500 रुपये रहेंगे, अगर हम जीरो है तो, है ना, अगर कुछ होते तो प्लस करके लिख देते। ठीक है, तो ये हमारे कुछ ऑपरेशन यहाँ पे हुए, ये हमारे कुछ ऑपरेशन यहाँ पे हुए। एक जो पूरा प्रोसेस हुआ, ये जो 6 के 6 ऑपरेशन हुए, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ट्रांजेक्शन। ठीक है, अब देखो, ये जो ट्रांजेक्शन है यहाँ पे तो मनी का हुआ है, लेकिन आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि आप कुछ फाइल डिलीट कर रहे हो, आप किसी फाइल को अपडेट कर रहे हो, उस प्रोसेस को भी आप ट्रांजेक्शन कह सकते हो। ठीक है, लाइक अ सेट ऑफ ऑपरेशंस वी डिस्प्ले लाइक अ लॉजिकल सिंगल यूनिट। ठीक है, उसे हम ट्रांजेक्शन कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है, क्या एक बात बताओ, हम लॉजिकल सिंगल यूनिट क्यों मान के चल रहे हैं? अगर आपके ये जो 3 ऑपरेशन परफॉर्म हुए, ये तो आपका हाफ काम हो गया ना, तो क्या आपके हाफ काम पर रोक दिया जाए काम को? मतलब कि आपका काम हाफ हो गया है, उसे काम को रोक दे, और जो हाफ हाफ काम है, ऐसे दिखा दिया जाए कि आपका हाफ काम जो है कंप्लीट हो गया। ठीक है, मतलब कि आपका जो पैसे हैं ए से डिटेक्ट तो हो गए, लेकिन बी के अंदर नहीं गए। तो क्या इस बात का कोई लॉजिक है? मतलब कि पैसे गायब हो जाना, ये कोई लॉजिक है? तो इसीलिए ट्रांजैक्शन को एज अ सिंगल यूनिट प्रिफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि सिंगल यूनिट रहेगा तो हमारी जो मनी है, ठीक है, जो हमारे पैसे हैं, वो ना तो खत्म होंगे, है ना, ना तो, देखो पैसे जो हैं वो ना तो कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ये याद रखो। ठीक है, मतलब कि अगर ए से पैसे डिडक्ट हुए तो बी के अंदर जाने चाहिए, अगर वहां नहीं जाते तो फेल होकर ए के अंदर वापस आ जाने चाहिए। आप यही चाहते हो ना? तो इसी वजह से जो हमारा ट्रांजैक्शन है उसे एज अ सिंगल लॉजिकल यूनिट माना जाता है। क्यों? जो भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो या तो पूरे कंप्लीट हो, या तो वो हो ही ना। ठीक है, या तो ये पूरा सिंगल यूनिट मतलब अकर हो, या तो ये पूरा का पूरा यूनिट अकर ना ही हो। ठीक है, समझ रहे हो ना? आप भी तो यही चाहते हो, या तो आपका जो पैसे हैं वो दूसरे के अकाउंट में चले जाए, या तो वो हमारे अकाउंट में वापस आ जाए। ठीक है, बीच में आपको पता है ना कि प्रोसेसिंग ना हो। ठीक है, समझ रहे हो? ये हमारा ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट होता है। थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया, अब तो डायरेक्टली डेफिनेशन पे जाएंगे, वहां से सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो हमारी ऊपर वाली लाइन थी वो तो आपको कंप्लीट होगी। एंश्योरिंग द डेटाबेस स्टे कंसिस्टेंट इवन इफ समथिंग गोस रॉन्ग। ठीक है, और हमेशा ये देख के चलो कि आपका जो डेटाबेस है वो कंसिस्टेंट रहे। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, कि अगर आपके आपके ए के अंदर पैसे थे 500, बी के अंदर पैसे थे लाइक 0, तो इन दोनों का सम क्या आ रहा था, 500 आ रहा था बिफोर ट्रांजैक्शन, और आफ्टर ट्रांजैक्शन भी जो इनका सम आए वो 500 आए। अगर ए में से अकाउंट डिडक्ट हो गए हैं और बी में 500 चले गए, तो इनका जो सम आए वो 500 ही आए, कहीं भी आपका जो डेटा है इनकंसिस्टेंट ना हो। ठीक है, समझ गए? विच फिर इसके बाद क्या है, इट गारंटीज ऑल और नथिंग। ठीक है, ये क्या गारंटीज करता है, कि या तो सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो, या तो कोई भी एग्जीक्यूशन ना हो। ठीक है, विच मीन्स आइदर ऑल द स्टेप्स ऑफ द ट्रांजेक्शन आर कंप्लीटेड और नन आर। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि मैंने आपको एग्जाम्पल से भी समझा दिया। सो ये देखो, इमेजिन यू आर ट्रांसफरिंग 500 फ्रॉम अकाउंट ए टू बी एंड डिडक्ट अकाउंट 500 अकाउंट, ये तो मैंने आपको बता दिया कि फाइव एक ए अकाउंट से आपके डिडक्ट हुए और इसके अंदर ऐड हो गए। ठीक है, ये हमारा एग्जांपल हो गया। आइदर इफ आइदर स्टेप फेल, अगर कोई स्टेप आपका फेल हो जाता है, लाइक ऐसा आ जाता है इनसफिशिएंट बैलेंस इन अकाउंट है, अगर आपके इनसफिशिएंट बैलेंस आ जाता है कि अकाउंट में पैसे ही नहीं है, तो हमारा जो ट्रांजेक्शन है वो रोल बैक हो जाए, अवॉइड इनकंसिस्टेंट स्टेट। ठीक है, मतलब कि जब भी आपका एक ट्रांजेक्शन स्टार्ट होता है ना, लाइक आपका ट्रांजेक्शन इस वाले पॉइंट से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर ना आपका जो ट्रांजेक्शन है वो एक जगह सेव होता है। ठीक है, उसे हम लॉक कहते हैं, अभी मैं आगे दिखाऊंगा। तो वहां पर एक सेव होता है। ठीक है, जब आपका ट्रांजेक्शन ऐसे प्रोसेस हो रहा होता है, अगर कहीं पर भी ऐसा फेलियर आता है ट्रांजेक्शन पूरा होने से पहले, तो वो क्या होता है, रोल बैक कर जाता है जहां पर भी आपने सेव किया था, या जो भी आपका लॉक था जहां पर आपने इस ट्रांजेक्शन स्टार्ट किया था, वहां पर क्या हो जाता है, रोल बैक हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है ना? इतना तो यार मैं समझ ही पता ही लगा सकता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आती है हमारी एसिड प्रॉपर्टीज। मतलब कि एसिड प्रॉपर्टीज, एसिड एसिड नहीं होता, मतलब मैं आपको बताता हूँ, एसिड हमारी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसके अंदर एसिड प्रॉपर्टी होनी ही चाहिए। ठीक है, तो हमारा 2021-22 में क्वेश्चन आया था कि एसिड प्रॉपर्टीज को तो लिस्ट मतलब एक्सप्लेन करो, और उनके यूजफुलनेस को भी बताओ क्यों यूजफुल है, एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लॉग। ठीक है, और लॉग की इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो चलो
चलो बताते हैं एक एक करके। वैसे तो मैं आपको एक शॉर्ट में भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं एक एक करके बताता हूँ जिससे आपको थोड़ा डेटा भी मिल जाएगा, ठीक है। सो एसिड प्रॉपर्टीज बेसिकली किसके लिए यूज होती हैं, कि आपका जो डेटाबेस है उसके अंदर जो जितने भी ट्रांजेक्शन हो वो रिलायबल हो और कंसिस्टेंस हो, ठीक है, कंसिस्टेंसी हो उसके अंदर, ठीक है। तो मतलब रिलायबल लाइक आप उसे वापस भी कर सको, और मतलब कंसिस्टेंसी तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। एटोमिसिटी, एटोमिसिटी का आप क्या मतलब समझते हो? एटोमिसिटी मतलब होता है कि मतलब छोटा सा छोटा होता है ना, मतलब कि एटम का मतलब होता है एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है। मतलब एज अ सिंगल यूनिट, मतलब एटम का मतलब होता है वो और ब्रेक ना हो, एज अ सिंगल यूनिट हो, ठीक है चीजें। अ ट्रांजेक्शन इज अ ट्रीटेड एज सिंगल यूनिट, इट आइदर कंप्लीट्स एंटायरली और फेल्स एंटायरली, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है तो या तो वो भाई हो ही जाए या तो ना ही हो, ठीक है। अब एग्जाम्पल लें, इन अ ट्रेन बुकिंग डिडक्टिंग अ सीट एंड असाइनिंग इट टू पैसेंजर मस्ट मस्ट बोथ सक्सेस, अदरवाइज नाइदर एक्शन इज टेकन, ठीक है। मतलब कि आप जब ट्रेन टिकट बुक कराते हो तो दो ऑपरेशन होते हैं, कि आपकी जो सीट है वो ट्रेन में से डिटेक्ट हो जाती है, कि मतलब ये सीट आपकी डिटेक्ट हो गई, ये सीट आपकी भर गई, और आपको वो जो सीट है वो असाइन हो जाती है। या तो ये दोनों ऑपरेशन परफॉर्म हो, या तो इसमें से कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म ना हो, ठीक है। वाई यूजफुल, प्रिवेंट इनकम्प्लीट चेंजेस डेट लीव द डेटाबेस इज इनकंसिस्टेंट स्टेट, ठीक है। मतलब कि ये जो इनकम्प्लीट चेंजेस होते हैं ना, उनसे हमें प्रिवेंट करती है एटॉमिसिटी, ठीक है। यार बेसिक से अभी मैं आपको एक बार लास्ट में बता दूंगा, है ना। मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा कि या तो भाई हो या तो बिल्कुल ही ना हो, ठीक है। अब आता है हमारा कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी में आपको बता चुका हूँ कि ट्रांजेक्शन मस्ट टेक डेटाबेस फ्रॉम वन वैलिड स्टेट टू अनदर, ठीक है। सो मेंटेनिंग ऑल इंटीग्रिटी रूल्स, मतलब कि जो समय आपका बिफोर ट्रांजेक्शन एंड आफ्टर वो इक्वल रहे, जो आपका स्टेट है बिफोर ट्रांजेक्शन वो इक्वल रहे आफ्टर ट्रांजेक्शन, ठीक है। इफ अ स्टूडेंट्स मार्क्स आर अपडेटेड, टोटल मार्क्स मस्ट स्टिल रिफ्लेक्ट करेक्टली, ठीक है। मतलब कि अगर आपके जो स्टूडेंट के मार्क्स हैं, लाइक आपके स्टूडेंट के मार्क्स केमिस्ट्री में 20 आए हैं, है ना, मैथ में मार्क्स 30 आए हैं, और फिजिक्स में मार्क्स 40 आए हैं, तो लास्ट में जो टोटल मार्क्स हैं वो भाई टोटल ही रहे, ठीक है। जैसे कि इसका टोटल कितना हुआ हमारा, 90 हो गया, ठीक है। तो आपके जो 90 है ना टोटल, इसका अगर आप सम करो तो भी 90 आ रहा है, और यहाँ पर जो आ रहा है वो भी 90 आ रहा है, तो ये कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। मतलब कि ट्रांजेक्शन इज नॉट ओनली अबाउट मॉनेटरी बट ऑल्सो इज यूजफुल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मॉनेटरी, ठीक है। सो एंश्योर डेटाबेस रूल्स लाइक कंस्ट्रेंट्स और रिलेशनशिप्स, जो भी आपके रूल्स है डेटाबेस के, उन्हें हमेशा एंश्योर किया जाए और उन्हें फॉलो किया जाए। उसी को हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, बेसिकली अलग अलग चीजें रखना, ठीक है। आइसोलेट का मतलब होता है कि कोई भी चीज अगर हो रही है तो उसे अलग रखो दूसरी चीज से, ठीक है। सो देखो, मीनिंग क्या है इसकी, मल्टीपल ट्रांजेक्शन कैन अकर साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब एक बात बताओ कि आपके जो क्या ट्रांजेक्शन एक टाइम पर एक ही ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। नहीं ना, एक टाइम पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन हो रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कोई मतलब कि कोई ट्रेन की, अभी हमने ट्रेन का एग्जांपल लिया था कि ट्रेन के अंदर आप जाते हो और उसके अंदर आप टिकट बुक कराते हो, तो एक टाइम पर मल्टीपल जो लोग हैं वो टिकट जो है बुक कर रहे होते हैं ऑनलाइन, ठीक है। मतलब कि ऑनलाइन मल्टीपल जो लोग हैं वो ट्रेन टिकट बुक कर रहे होते हैं। तो ट्रेन के अंदर तो भाई 100 सीट्स हैं, मतलब मान के चलो 100 सीट्स हैं, है ना। और एक टाइम पर किसी पहले बंदे ने 100 सीट को बुक कर दिया, ठीक है। और उसी टाइम पे दूसरे बंदे ने 50 सीट को बुक किया, तीसरे बंदे ने 20 सीट को बुक किया, चौथे बंदे ने 40 सीट को बुक किया। तो भाई ये तो बहुत सारी सीट्स हो गई ना, कि 100, 30, 20, 50, है ना, इतनी, ये तो मतलब लाइक 200 सीट हो गई, ठीक है। तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब कि जब भी कोई भी जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो आइसोलेटेड रखा जाए, वो हमेशा अलग अलग रहे, और आपस में जो है वो भाई कंसिस्टेंसी भी मेंटेन करके रखे, कि मतलब लास्ट में जो अपीयर होने वाली सीट्स हैं वो 100 ही रहें, अच्छे से अपडेट वगैरह हो वो, मतलब इस चीज को है ना, इस चीज को आने ना दे, मतलब इस कॉन्फ्लिक्ट को आने ना दे। इसी वजह से हम आइसोलेशन का यूज करते हैं, सब कुछ क्या बोलते हैं, अलग अलग हो रहे हो जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है। अब मीनिंग इसकी देखते हैं कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन कैन अगर साइमल्टेनियसली बट दे शुड नॉट इंटरफेयर विथ ईच अदर, ठीक है। मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ टाइम पर हो रहे हैं, लेकिन वो आपस में किसी को
इंटरफेयर ना करे, ठीक है। लाइक एग्जांपल नहीं तो टू पीपल ट्राइंग टू बुक द लास्ट फ्लाइट सीट, मतलब एक एरोप्लेन की भाई फ्लाइट सीट है और वो भाई लास्ट रह गई है और दो पीपल उसे बुक करने की कोशिश कर रहे हैं। सो विल नॉट बोथ सक्सेस, मतलब कि दोनों तो भाई सक्सेस हो ही नहीं सकते। वन विल कंप्लीट फर्स्ट, ठीक है, मतलब कि इसमें से जो भी पहले कंप्लीट कर लेगा वो सक्सेस सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। सो व्हाई इट इज यूजफुल, प्रिवेंट डेटा करप्शन और इनकरेक्ट रिजल्ट इन कॉन्करेंट इन्वायरमेंट। ऐसा अगर इन्वायरमेंट है जहाँ पर मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स एक टाइम पर हो रहे हैं तो वहां पर कोई भी करप्शन ना आए, कोई भी इनकरेक्ट रिजल्ट ना आए। इस वजह से हमारा आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो आइसोलेशन इज सच में बहुत इंपॉर्टेंट है और आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक टाइम पर नहीं हो रहे थे, ठीक है। मतलब मल्टीपल ट्रांजेक्शन नहीं होते थे क्योंकि एक बंदा रहता था। लाइक ट्रेन बुक आप जाओगे ऑफलाइन तो ट्रेन बुक वगैरह कराओगे तो वहां पर पहला एक बंदा, जो क्यू होती है, जो लाइन होती है, एक एक करके जो बुक कराते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अब क्या होता है कि ऑनलाइन है तो सब कुछ एक टाइम पर हो रहा होता है, तो वो सब चीजें मेंटेन करके रखनी पड़ती हैं। अब आता है हमारा ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि once transaction is committed the changes are permanent even if the system crashes, ठीक है। मतलब कि ये समझो कि आप ना, मतलब कि अपना डेटाबेस यूज कर रहे हो और उसके अंदर कुछ चीजें अपडेट कर रहे हो, ठीक है। तो क्या हो कि अगर आपने कमिट कर दिया, मतलब कि आपने कोई डेटा सेव कर दिया, तो अगर उसके बाद जो है आपका जो डेटाबेस है वो पूरा क्रैश हो जाता है, ठीक है, मतलब कि कोई सिस्टम फेलियर वगैरह हो जाता है, तो क्या हो कि आपका जो डेटाबेस नहीं, आपका जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाता है। तो क्या हो कि आपका जो डेटाबेस है ना उसके अंदर जो चेंजेस हैं वो परमानेंट रहे, वो हमेशा सेव रहे, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि वो, जैसे कि एक बात समझो कि आपके आपके कुछ ऑपरेशंस होते हैं, लाइक जब आप पैसे ट्रांसफर कर रहे होते हो, कि आपने पहले, सबसे पहले आपने अकाउंट नंबर डाला है ना अपना, और फिर उसके बाद अपने अकाउंट नंबर डालने के बाद अपना जो भी पिन था वो डाला, और उसके बाद आपको कितने पैसे भेजने हैं आपने वो डाले, जैसे आपको 500 भेजने हैं। और जैसे ही आप क्लिक कर रहे थे उस पर, जैसे कि आपने उस पर क्लिक किया कि ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, मनी, और क्या होता है कि आपका जो पैसे हैं वो डिटेक्ट नहीं हुए, बस आपने क्लिक कर दिया, ठीक है, समझो एक मतलब कि है ना। और वहीं पर आपका जो फोन है लाइक स्विच ऑफ हो जाता है, लाइक कुछ क्रैशेस आ जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो क्या हो कि अगर आपने कमिट नहीं किया तो यहाँ पर जो पहले वाला स्टेट था ये वापस वहां पे रोल बैक हो जाए, ठीक है। ये चीजें सही रहती है ना। अगर एक बात बताओ, प्रोसेसिंग में चले गया और वो बोल रहा है भाई पैसे आपके ना तो आपके पास रहे और ना सामने वाले के पास पहुंचे, तो क्या है, वो चीजें गलत है। ड्यूरेबिलिटी का मतलब यही है कि अगर सिस्टम आपका क्रैश हो जाता है तो आपने जहां पर भी चेंजेस सेव किए थे वहां पर आप रहो, ठीक है। मतलब आपने यहाँ पर सेव तो नहीं किया था ना, अगर आप मतलब पैसे डिडक्ट कर देते हो, ठीक है, मतलब आपने पैसे यहाँ से आपके पास से डिडक्ट हो गए 500 रुपये, ठीक है, तो वो आगे जाकर पहुंच जाए, ठीक है, चाहे आपका सिस्टम क्रैश भी हो जाए। लेकिन अगर यहाँ से डिडक्ट नहीं हुए तो आपके पास ही रहे वो पैसे, समझ रहे हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। सो आफ्टर ट्रांसफरिंग मनी, अब जब आप पैसे ट्रांसफर कर देते हो, द बैलेंस अपडेट रिमेन सेव्ड डिस्पाइट पावर फेलियर, ठीक है। मतलब कि आपका, जैसे कि आपने पैसे भेज दिए है ना और वो डिटेक्ट हो जाते हैं तो आपका जो बैलेंस है वो अपडेट हो जाए, चाहे वो आपका सिस्टम भी क्रैश हो जाए, ठीक है। वाई यूजफुल, प्रोवाइड रिलायबिलिटी एंड ट्रस्ट इन द सिस्टम, ठीक है। सो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारी चारों प्रॉपर्टीज होती हैं और सच में बहुत बार पूछी जाती हैं, हमेशा इन्हें याद रखना, है ना। कभी भी ट्रांजेक्शन भी अगर आपसे 10 नंबर में पूछ लिया ना, अलग 7 नंबर में आपसे पूछेगा ना, ट्रांजेक्शन अगर आपसे पूछ लिया अलग से, ठीक है, तो आप ट्रांजेक्शन के अंदर एसिड प्रॉपर्टी जरूर बता कर आना, ठीक है। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ लॉग, ठीक है। आपको मैंने थोड़ा सा बता दिया कि लॉग क्या होता है। अब मैं आपको अच्छे से बताता हूँ कि लॉग इज अ रिकॉर्ड, लॉग इज नथिंग बट अ रिकॉर्ड। जैसे कि आप जब, जैसे कि दुकानदार होते हैं वो भाई बहुत सारे उनके पास ट्रांजेक्शन होते हैं कि किसी ने इतना उधार लिया मेरे से, किसी ने, मैंने किसी को इतना उधार दिया, तो एक रजिस्टर मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, कि मैं इसके अंदर ये चीजें मेंटेन करके रखूंगा कि कब क्या क्या हुआ, ठीक है। वैसे ही हमारे डेटाबेस के अंदर जो हमारा लॉग होता है वो हमारा क्या होता है, रजिस्टर होता है, जहां पर हम सारे रिकॉर्ड्स को मतलब सेव करके रखते हैं। अ लॉग इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल ऑपरेशन परफॉर्म बाय ट्रांजेक्शन, ठीक है। इट इज क्रूशियल फॉर फेलियर रिकवरी, ठीक है। मतलब कि मैंने आपको बताया था ना कि लॉग आपका पहले क्या करता है, डेटा आपका सेव कर लेता है कि पॉइंट यहाँ पर भाई आपने चीजें स्टार्ट करी थी, अगर बीच में कोई भी फेलियर आता है तो वो वापस यहाँ पर रोल बैक हो सके, ठीक है। सो हाउ इट वर्क, तो सबसे पहला आता है लॉग कंटेन्स दो चीजें, ठीक है, एक तो अंडो एंड रीडो, ठीक है।
सो अंडो इन्फॉर्मेशन कौन सी होती हैं कि अगर आपको कोई भी इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन को रिवर्स करना है तो वहां पर काम आती है। रीडो कौन सी होती है कि यूज टू रीअप्लाई कमिटेड ट्रांजेक्शन, ठीक है, मतलब कि आप पहले पहुंच चुके हो और जो आपने आगे कमिट कर रखी थी, सेव कर रखी थी चीजें, वहां पर आप वापस जाना चाहते हो। अंडो और रीडो तो आपको पता ही है ना कि अंडो मतलब पहले जाना है, रीडो जो है आगे जाना, मतलब जो आपने पहले चीजें कर रखी थी, ठीक है। तो वाई इट इज इम्पॉर्टेंट, आपको पता ही है कि इंपॉर्टेंट क्यों है कि जो हमारे ट्रांजेक्शन है वो मिड वे में फेल हो जाते हैं, ठीक है, हो जाते हैं, मतलब कि कभी कभी अगर हो जाते हैं तो लॉग जो है वो इंश्योर करे कि जो हमारा डेटाबेस है वो रोल बैक कर सके जो हमारे पहले के स्टेट थे जहाँ पर हमने चेंजेस किए थे वहां पर, ठीक है। सो आफ्टर सिस्टम क्रैशेस, अगर आपका सिस्टम क्रैश भी हो जाता है तो भी आपका लॉग जो है काम आता है, और जो भी उसने अंदर जो चीज़ें सेव करी थी वहां पर आपका जो डेटाबेस है वहां पे रिस्टोर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो मतलब ये लॉग का इंपॉर्टेंस होती है और लॉग काफी इंपॉर्टेंट चीज है ट्रांजेक्शन के अंदर, ठीक है। सो अब आता है हमारा नेक्स्ट ऑपरेशंस ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन्स। तो बेसिकली ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा रीड, जो मैंने हमने किया था, ट्रांजेक्शन रीड डेटा फ्रॉम डेटाबेस इनटू मेमोरी, ठीक है, अपनी मेमोरी के अंदर जैसे डेटा रीड कर लिया है ना। रीड कॉपीज द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम डेटाबेस इनटू द ट्रांजेक्शन लोकल मेमोरी, ठीक है। ट्रांजेक्शन की एक हमारी लोकल मेमोरी होती है, ठीक है, जब भी आपका जो राइट करने से पहले जो भी चीजें हो रही होती हैं वो लोकल मेमोरी के अंदर हो रही होती है, लाइक आपका रैम होता है जो, उसके अंदर चीजें हो रही होती है, ठीक है, मतलब कि जब तक डेटाबेस के अंदर चेंजेस नहीं किए वो लोकल मेमोरी के अंदर चीजें हो रही होती हैं, ठीक है। जब लोकल मेमोरी के अंदर चीजें हो जाती हैं वो क्या होता है, सेव कर देते हैं, कमिट कर देते हैं, राइट कर देते हैं किसके अंदर, डेटाबेस के अंदर, ठीक है, तो वो डेटाबेस के अंदर चेंजेस हो जाते हैं। तो अब आता है हमारा राइट, द ट्रांजेक्शन राइट और अपडेट द वैल्यू इन द डेटाबेस, मतलब कि राइट से आप जो है डेटा वैल्यू को राइट करते हो इसके अंदर या अपडेट करते हो। सो जैसे कि आपकी वैल्यू थी 50 और आपने राइट करके उसे 100 कर दिया, लाइक प्लस करके 50 कर दिया और उसमें 100 हो गई, ठीक है, तो ये हमारा राइट से ही पॉसिबल है। एग्जाम्पल जैसे कि राइट ए अपडेट द वैल्यू ऑफ ए इन द डेटाबेस आफ्टर मेकिंग चेंजेस इन द मेमोरी, ठीक है। सो अपडेट का क्या मतलब होता है, द ट्रांजेक्शन मॉडिफाई द वैल्यू ऑफ वेरिएबल इन मेमोरी। सो अपडेट हम ऐसे अलग से यूज नहीं करते, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आप मेमोरी के अंदर जो वैल्यू है उसे अपडेट करते हो, मॉडिफाई करते हो, जैसे कि हमने किया था ए इक्वल टू ए माइनस 100, क्या है इसके कि मतलब कि आपकी जो लोकल मेमोरी है उसके अंदर जो आपका ए है उसकी जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो गई, ठीक है, 100 से, और जब आप राइट कर दोगे तो आपकी वो डेटाबेस के अंदर भी चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है, समझ रहे होंगे आप ऐसे मतलब एक समझ सकते हो कि एक हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस है ना, और एक आपके पास यहाँ पर एक लोकल मेमोरी है, ठीक है, लोकल मेमोरी ट्रांजेक्शन वाली, ठीक है। तो आपकी जो रीड वाले कमांड होता है, अपडेट वाला कमांड होता है, वो यहाँ चल रहा होता है, ठीक है, मतलब कि आपने डेटाबेस से कोई वैल्यू रीड करके यहाँ पर रीड कर ली कि लोकल मेमोरी के अंदर, फिर उसके अंदर कोई भी चीज़ें अपडेट कर दी, और जब अपडेट करने के बाद आपको लगता है कि भाई सब कुछ ठीक है तो राइट कर दी डेटाबेस के अंदर, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसा होता है। अब आता है हमारा नेक्स्ट कमिट, ठीक है। जब कमिट से आप क्या समझते हो, कमिट का मतलब एक दिमाग में रख लो, कमिट मतलब होता है कि मैंने कमिटमेंट दे दी। कमिटमेंट का मतलब होता है ना कि भाई अंदर से कि मैंने भाई चीजें ये करी, ये करूंगा, ठीक है, मतलब कि सेव कर दी चीजें, ठीक है, कमिट होता है ये। तो मतलब कि ऐसे मैंने थोड़ा सा बता दिया, ऐसे असलियत में नहीं होगा कमिटमेंट वगैरह। द ट्रांजेक्शन चेंजेस आर सेव्ड परमानेंटली टू द डेटाबेस, ठीक है, मतलब कि आपने ना डेटाबेस के अंदर परमानेंटली चेंज कर दिया, ठीक है, इसे हम कहते हैं कमिट। आफ्टर कमिट ऑपरेशन द चेंज इज मेड आफ्टर ट्रांजेक्शन, ठीक है। सो मतलब अगर अगर आपका जो ट्रांजेक्शन है उसमें आपने कमिट कर दी, ठीक है, तो आपकी जो भाई चीजें हैं वो परमानेंटली सेव हो गई। द चेंजेस मेड बाय ट्रांजेक्शन बिकम विजिबल टू अदर ट्रांजेक्शन, ठीक है, मतलब कि जहाँ अगर अगर जैसे कि ट्रांजेक्शन ए है और एक ट्रांजेक्शन टू है, ठीक है, ट्रांजेक्शन ने क्या किया, ए की वैल्यू को अपडेट कर दिया 100 से, और क्या कर दिया, उसे कमिट कर दिया, ठीक है। तो अगर ट्रांजेक्शन टू अभी कुछ नहीं कर रहा, लाइक कुछ भी कर रहा है, उसने कमिट नहीं किया, ठीक है, जो भी कर रहा है उसने कमिट नहीं किया है, और अगर वो मतलब कि उसे रिफ्रेश करता है ना पेज को, तो क्या होगा, वो जो T2 है वो देख पाएगा जो ए की वैल्यू है वो 100 हो चुकी है, लाइक यहाँ पर ए की वैल्यू 50 थी, और अगर T1 ने उसकी वैल्यू को रीड करके राइट करके कमिट कर दिया कि आपकी जो वैल्यू है ए की वो 100 हो चुकी है, तो T2 को जो वैल्यू दिखेगी ए की वो 100 दिखेगी, समझ रहे हो, ये होता है हमारा कमिट, ठीक है। अब कमिट एंश्योर ऑल अपडेट्स टू ए एंड बी आर फाइनलाइज्ड इन द डेटाबेस, ठीक है, कमिट को मतलब ये इंश्योर करना होता है कि भाई सारी जो चेंजेस हैं वो फाइनलाइज हो चुके हैं, ठीक है। सो हम एक अब इन ऑपरेशंस का एक बार एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास देखो दो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, तो मतलब कि जब भी ऐसे ट्रांजेक्शन दिखाते हैं ना तो ऐसे टेबल सी बनती है कि मतलब ट्रांजेक्शन ए ये रहा और ट्रांजेक्शन बी जो है वो टू जो है ये रहा, ठीक है। और ये जो नीचे आपको ये जो टेबल्स रोज जो दिख रही हैं ये हमारे टाइमिंग है, ठीक है, मतलब कि
ये जो नीचे ऐसे जा रहा है ना, तो इतना टाइम हमारा हो चुका है, ठीक है। तो ये जो वाली लाइन है वो टाइमिंग को शो करती है, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सबसे पहले किसने किया, वो किया है हमारा T2 ने, ठीक है। कि T2 ने क्या किया कि रीड को ए को क्या किया, रीड कर लिया, ठीक है। तो ए को रीड कर लिया, फिर उसने क्या किया कि ए के अंदर 500 जो रुपए हैं वो अपडेट कर दिए। अभी राइट नहीं किया है, ये लोकल मेमोरी में हो रहा है, ठीक है। अब ये क्या किया इसने भाई, राइट कर दिया अपने जो डेटाबेस के अंदर, कि ए हमारा जो है राइट कर दिया। तो क्या होगा कि ए की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी हो चुकी है, 500 हो चुकी है, ठीक है। अब क्या किया इसने, बी को रीड किया, बी में फिर वैल्यू प्लस करी 100, और बी को भी राइट कर दिया। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारी, 100 हो गई, है ना। जो भी पहले वैल्यू थी, अगर हमें अभी पता नहीं है, बी हम जीरो मान के चल रहे हैं, ठीक है। और फिर उसने क्या किया, कमिट कर दिया, ठीक है। तो डेटाबेस के अंदर कमिट करने के बाद ही जो चीज़ें हैं वो सेव होती हैं, ठीक है। जैसे ही इसने कमिट किया, अब डेटाबेस जो है उसके अंदर जो वैल्यू है ए की, वो हो चुकी है 500, और जो बी की वैल्यू है वो हो चुकी है 100, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या हुआ, ये इसके बाद T1 आया, उसने रीड किया ए को, उसे कितना दिखा होगा, ए कितना दिखा होगा उसे, ए दिखा होगा 500, क्योंकि डेटाबेस के अंदर ए की वैल्यू है 500, है ना। अब उसने क्या किया, ए में से 100 हटा दिए, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 400, है ना, और उसने राइट कर दिया ए को। तो डेटाबेस के अंदर अब जो वैल्यू है वो 400 हो चुकी है, ठीक है। अभी मतलब कमिट नहीं किया है। फिर उसने बी को रीड किया और बी में 100 वैल्यू बढ़ा दी, तो बी वैल्यू पहले कितनी थी, 200 थी, और 100 थी, और अब कितनी हो गई, 200 हो गई, ठीक है। और राइट किया बी को और कमिट कर दिया। तो अब क्या होगा कि यहाँ पर जो 500 थी ना वैल्यू, वो 500 की जगह हो जाएगी कितनी, 400, और दो बी की वैल्यू हो जाएगी 200। तो देखें, ऐसे जो हमारे ट्रांजेक्शन है वो परफॉर्म होते हैं, और आपकी जो डेटाबेस के अंदर वैल्यूज हैं वो चेंज होती हैं, ठीक है। सो आप बात समझ रहे होंगे कि अभी तो देखो ऐसा हुआ कि मतलब आपका जो ट्रांजेक्शन है वो एक के बाद हुए, मतलब कि ये वाला पहले ट्रांजेक्शन हो गया, फिर आपका ये वाला ट्रांजेक्शन हुआ। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि यहीं पर बीच में T1 ट्रांजेक्शन कर दे, या फिर यहाँ पर T2 ट्रांजेक्शन कर दे, तो दिक्कत नहीं आ जाएगी, तो दिक्कत तो आएगी ये वाली, ठीक है। तो और ये दिक्कत क्या, मतलब कि ये तो आजकल होता ही है कि मतलब एक टाइमिंग पर मल्टीपल जो ट्रांजेक्शन है वो हो रही होती हैं, ठीक है। तो उसी को हम इस यूनिट के अंदर देखेंगे कि कौन कौन सी को दिक्कतें होती हैं, उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें होंगी। तो इसका अगर हम इसे ग्राफ बनाए ना, इसे हम प्रेसिडेंस सीरियलाइजिबिलिटी ग्राफ कहते हैं, ठीक है। मतलब कि ऐसे समझो, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो पहले यहाँ पर देखो, पूरा का पूरा T2 ने चीज़ें परफॉर्म कर ली। यहाँ पर हमारे पास दो ट्रांजेक्शन है, T2 है और एक T1 है, ठीक है। तो T2 ने पहले चीज़ें परफॉर्म करी हैं और फिर T1 ने करी हैं, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। तो समझो ऐसे, मतलब, है ना। अब आता है हमारा नेक्स्ट, draw the state diagram and discuss the typical state that a transaction goes through during execution, ठीक है। मतलब कि जब भी एक ट्रांजेक्शन होती है, तो ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जो कि ट्रांजेक्शन में आते हैं, है ना, उन सबको हम देखेंगे। 2022-23 में आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा जब भी ट्रांजेक्शन होता है ना, तो उसके अंदर ये जो कुछ स्टेट्स हैं ये आते हैं, ठीक है। सो देखो, द ट्रांजेक्शन मूव्स थ्रू वेरियस स्टेट्स ड्यूरिंग इट्स एग्जीक्यूशन, हियर आर द स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो चलो देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास देखो ये सारे स्टेट्स होते हैं। सबसे पहले जब देखो, बेसिकली जो स्टेट्स होते हैं वो तो ये होते हैं, ठीक है। एंड नहीं, है ना। स्टार्ट एंड एंड जो है हमारा, वो वो सब में ही होते हैं, ठीक है। तो देखो, पहले हमारा होता है स्टार्ट, ठीक है। जैसे ही आपने ट्रांजेक्शन को क्या किया, स्टार्ट किया। अब जैसे ही आपने रीड राइट कुछ भी किया, ठीक है, तो वो हमारा एक्टिव स्टेट में आ गया, ठीक है। एक्टिव स्टेट में आ गया। अब एक्टिव स्टेट में आ गया, मतलब कि वो भाई चीजें हो रही हैं, आपकी परफॉर्म हो रहा है, ट्रांजेक्शन आपका चालू है, ठीक है। अब जब तक आपने उसे कमिट नहीं किया है, जब तक आपने डेटाबेस के अंदर वो चीज़ें सेव नहीं करी हैं परमानेंटली, तो वो क्या रहेगा, वो रहेगा हमारा पार्शली कमिटेड, ठीक है। लाइक आपने वैल्यू ए की जो है वो रीड कर ली 200, और आपने राइट कर दी वैल्यू, मतलब कि अपडेट करके जो है 500 अपडेट करके राइट कर दी वैल्यू 700, ठीक है। लेकिन आपने कमिट नहीं किया है। तो जब तक आप कमिट नहीं करोगे, वो जो ट्रांजेक्शन के अंदर वैल्यूज हैं वो हमारी रहेंगी पार्शियली कमिटेड, ठीक है। तो ये हमारी एक्टिव स्टेट तो एक्टिव रहेगी हमेशा, जो भी चालू रहेगी। जैसे ट्रांजेक्शन अगर फेल नहीं हुई है तो वो एक्टिव है, ठीक है। और अगर उसके अंदर जो भी आपने चेंजेस करे हैं उसे कमिट नहीं किया है, तो हमारा हो गया वो पार्शियली कमिटेड। अगर आपने कमिट कर दिया है, तो फिर कमिट करने के बाद आप अगर चाहते हो कि वापस से आप एक और कुछ करो,
तो ठीक है, वरना आप उसे एंड कर सकते हो, ट्रांजैक्शन को यहाँ पर क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। अगर यहाँ पर एक्टिव स्टेट में नहीं रहती तो वो क्या हो सकती है, फेल्ड हो सकती है। तो फेल्ड होने के बाद क्या होगा कि वो अबॉर्टेड होगी, यानी कि मतलब जो भी आपने पहले वैल्यू सेव करी थी वहां पर रोल बैक करेगी, ठीक है। तो समझ रहे हो, ये होता है हमारा क्या, स्टेट्स होते हैं। अभी हम इसे एक एक करके डीपली बढ़ते हैं, है ना, जैसे आपको और चीज़ें समझ में आ जाए। तो पहला होता है हमारा एक्टिव स्टेट, और सबके साथ हम देखेंगे एग्जांपल भी, ठीक है। तो एक्टिव स्टेट क्या होता है, द ट्रांजैक्शन इज एक्टिवली एग्जीक्यूटिंग इट्स ऑपरेशन, रीडिंग, राइटिंग टू द डेटाबेस, ये सब हमारे एक्टिव स्टेट होते हैं, ठीक है। लाइक हमने डिडक्ट किए 500 रुपये अकाउंट ए में से, ही हमारा एक्टिव स्टेट है, ठीक है। अब आता है हमारा पार्शियली कमिटेड स्टेट, द ट्रांजेक्शन हैज कंप्लीटेड इट्स फाइनल ऑपरेशन बट हैजंट येट सेव द चेंजेस परमानेंटली, ठीक है। मतलब कि एक बात समझो कि हमने अभी जो एग्जाम्पल देखे थे उसके अंदर यहाँ पर, अगर यहाँ पर जब तक T2 ने कमिट नहीं किया था, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे राइट कर दिया था बी को, अपने जो फाइनल जितने भी चेंजेस थे वो कर दिए थे यहाँ पर। तो ये कौन सा स्टेट है यहाँ पर, ये वाला है हमारा पार्शियली कमिटेड स्टेट, ठीक है। अब जैसे ही वो कमिट कर देगा वो कमिट स्टेट के अंदर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो पार्शियली कमिटेड का एग्जांपल देखो, बोथ 500 डिडक्शन एंड एडिशन ऑपरेशन आर कंप्लीटेड बट येट नॉट सेव टू द डेटाबेस, ठीक है। जैसे कि आपने पैसे जो भेजे वो आपके अकाउंट से कट गए, और फिर जो दूसरे वाला बंदा था उसके अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट भी हो गए, ठीक है, आपसे डेबिट हो गए, वहां पे क्रेडिट भी हो गए, लेकिन अभी तक डेटाबेस के अंदर चेंजेस नहीं हुए। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पार्शियली कमिटेड, ठीक है। अब आता है हमारा कमिटेड स्टेट, जैसे ही कमिट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कमिटेड स्टेट हो जाएगा। जैसे कि अकाउंट ए में से पैसे और अकाउंट बी के जो बैलेंस हैं वो अपडेट हो गए, ठीक है, जो भी बैलेंस है वो अपडेट हो गए, माइनस प्लस हो गए, ठीक है, और वो परमानेंटली सेव हो गए डेटाबेस के अंदर। अब आता है हमारा फेल्ड स्टेट, लाइक कोई एरर आ जाता है, कोई इशू आ जाता है, लाइक सिस्टम फेलियर हो गया, इनपुट जो है हमारा इनवैलिड हो गया, इनसफिशिएंट फंड, ये कुछ हमारे एरर और इश्यूज हैं जो कि फेल्ड जब स्टेट होता है तो आते हैं, ठीक है। प्रिवेंट द ट्रांजेक्शन फ्रॉम कंप्लीटिंग, ठीक है, तो इसे मतलब ये प्रिवेंट करेगा कि ट्रांजेक्शन भाई कंप्लीट ना हो। और एग्जांपल जैसे कि आपके 500 रुपये जो है डिटेक्ट होना वो फेल हो गए ड्यू टू इनसफिशिएंट बैलेंस, ठीक है, अकाउंट है, तो वो हमारा क्या होता है, फेल्ड स्टेट होता है। तो जैसे ही फेल्ड स्टेट होता है उसके बाद कौन सा स्टेट आता है, अबॉर्टेड स्टेट आता है, ठीक है। द डेटाबेस रोल बैक टू द ट्रांजेक्शन अनडूइंग एनी चेंजेस मेड ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो मतलब कि ये क्या करेगा भाई, रोल बैक कर जाएगा जहां पर भी पहले आपकी चीजें सेव थी। इफ द मनी ट्रांसफर फेल्स, अकाउंट ए एंड बी आर रीस्टोर्ड टू द ओरिजिनल बैलेंस, ठीक है। तो ये होता है हमारा अबॉर्टेड स्टेट। आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। अब आप मतलब बिना आप पढ़े भी चीज़ें लिख कर आ सकते हो कि भाई क्या है, ठीक है, एक बार रीड कर लेना, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब देखो, आपको एक और क्वेश्चन आया था 2022-23 में, शायद 2 नंबर में आया था ये, व्हाट इज ट्रांजेक्शन रोल बैक। तो मैंने आपको ये चीजें तो बता ही दी कि रोल बैक होता क्या है, वैसे फिर भी बता देता हूँ। रोल बैक अकर व्हेन ट्रांजेक्शन फेल, अनडूइंग ऑल चेंजेस मेड सो फार, मेंटेन द डेटाबेस कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए, है ना, कि आपका पैसा जो है वो कहीं से डिटेक्ट ना हो, ना ही कहीं प्लस वो रोल बैक कर जाए, ठीक है। सिनेरियो कौन कौन से हो सकते हैं, या तो सिस्टम फेलियर हो जाए, या फिर डेटाबेस कंस्ट्रेंट, यानी कि डेटाबेस के कोई रूल हैं वो वायलेशन हो, ठीक है। डेडलॉक आ जाए, डेडलॉक का मतलब होता है कि मतलब स्टारवेशन आ जाए, मतलब कि कोई भाई हमेशा के लिए वेटिंग स्टेज में चले गया, ठीक है, उसे हम डेडलॉक कहते हैं, ठीक है। एक्सप्लिट एक्सप्लेनेशन, मतलब कि आप अगर कैंसिल कर दो, है ना, कोई भी जो ट्रांजेक्शन है उसको, तो अलग से मतलब कि आप अपनी तरफ से कैंसिल कर दो उसे, मतलब कि जैसे कि आप चाहते हो कि भाई ये रोल बैक कर जाए, कि कहीं गलत पैसे चले गए, ठीक है, हम चाहते हैं कि उसे रोल बैक करना, तो वो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो यही होता है हमारा रोल बैक, 2022-23 में आया था कि रोल बैक करते हैं क्यों ट्रांजेक्शन को, वो भी हो गया, सिनेरियोज देख लिया हमने। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, शेड्यूल, ठीक है। अब शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आगे के टॉपिक्स के लिए भी, और 2022-23 में पूछा भी गया है, ठीक है। तो देखो, शेड्यूल जो है होता क्या है, स्केड्यूल बोलते हैं ना बहुत लोग, तो शेड्यूल क्या होता है कि आपके आपका शेड्यूल क्या होता है कि मतलब आप सुबह उठोगे, आपने वेकअप, है ना, सुबह उठ गए, आपने कुछ बात बात किया, है ना, और जो आप लोग ठंडियों में नहीं कर रहे हो, और फिर आपने क्या किया, स्कूल मतलब कॉलेज चले गए अपने, है ना, कॉलेज में आपने वही अटेंडेंस के लिए गए कॉलेज, फिर आप वापस आए, घर पर आप सो गए, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, शेड्यूल हो गया, ठीक है। आप मतलब जो पढ़ रहे हो वो भी कर लिया, ये कुछ हमारा शेड्यूल हो गया, कि सबसे पहले मैं जगूंगा, फिर मैं नहाऊंगा, फिर मैं कॉलेज जाऊंगा, फिर मैं घर आके सो जाऊंगा, ठीक है ना। और हमारी वीडियोस भी तो देखोगे आप, तो ये हमारा क्या हो गया, शेड्यूल हो गया।
कि एक के बाद में एक चीजें करूंगा। ऐसे ही जब मल्टीपल ट्रांजैक्शन अकर होते हैं कि पहले कौन सा ट्रांजैक्शन होगा, फिर कौन सा ट्रांजैक्शन होगा, फिर कौन सा ट्रांजैक्शन होगा, उसको हम क्या कहते हैं, शेड्यूल कहते हैं। इनके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इनकी जो टाइमिंग है, उसके ऑर्डर को हम क्या कहते हैं, शेड्यूल कहते हैं। कि कौन सा ट्रांजैक्शन कब परफॉर्म होगा उसे हम क्या कहते हैं, शेड्यूल कहते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा शेड्यूल। तो देखो, अ शेड्यूल इज द ऑर्डर इन विच the operations like read, write, commit, etc. of multiple transactions are executed। ठीक है, समझ रहे हो कि मतलब आपका जो T1 है कब चीजें परफॉर्म कर रहा है ना, जब आपका T2 है कब चीजें परफॉर्म कर रहा है, कौन सा ट्रांजेक्शन कब होगा, कौन से ट्रांजेक्शन के अंदर कौन सा ऑपरेशन कब होगा, वो कौन बताता है, हमारा शेड्यूल बताता है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है हमारा, अ शेड्यूल इज वैलिड इफ इट्स प्रिजर्व्स द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन विद इन ईच ट्रांजेक्शन। ठीक है, मतलब कि आपके अगर आपका जो शेड्यूल है वो वैलिड तब है जब आपने जो है ऑपरेशंस के जो सीक्वेंस हैं उन्हें अच्छे से प्रिजर्व करके रखा है, और जो आपकी चीजें हैं वो अच्छे से आगे जाकर हो रही हैं। ठीक है, मतलब कि ऐसा ना हो कि मतलब आपके 500 रुपया यहाँ से कट गए हैं, और फिर से मतलब कि आपके 500 रुपये कट गए, ठीक है, और किसी ने ना फिर से 500 रुपये आपने डिटेक्ट कर दिए। ठीक है, मतलब कि मल्टीपल एक ही टाइम पर। तो ऐसा ना हो कि आपका जो पैसे हैं वो आपके पास से भी डिटेक्ट हो जाए, सामने ना पहुंचे, या फिर आपके पास से डिटेक्ट ना हो और सामने पहुंच जाए। ठीक है, ये भी एक मतलब गलती है। ठीक है, तो मतलब ऐसा कुछ भी ट्रांजेक्शन ना हो, कोई भी इनकंसिस्टेंसी ना आए, उस वजह से हमारा जो शेड्यूल है वो मेंटेन किया जाता है। और वैलिड शेड्यूल उसी को कहते हैं कि आपका जो सीक्वेंस है ऑपरेशन का वो हमारा प्रिजर्व रहे। ठीक है, शेड्यूल्स डिटरमाइन हाउ कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन अफेक्ट द डेटाबेस। ठीक है, आपका जो शेड्यूल्स हैं वही बताते हैं कि कॉन्करेंट ट्रांजेक्शंस होते हैं कि एक टाइम पर मल्टीपल ट्रांजेक्शन जो परफॉर्म करते हैं कि वो कैसे अफेक्ट करते हैं डेटाबेस को। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, शेड्यूल कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा शेड्यूल। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूल। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग कहते हैं कि शेड्यूल हमारे दो टाइप के होते हैं, सीरियल, नॉन सीरियल। फिर कहते हैं कि सीरियल शेड्यूल हमारे रिकवरेबल, कास्केडलेस एंड स्ट्रिक, ये तीन होते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर बहुत क्लियर कर दिया है कि आपका जो पूरा शेड्यूल है उसका जो क्लासिफिकेशन है, उसके जो टाइप्स हैं कुछ इस तरीके से होते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा शेड्यूल है वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो सीरियल शेड्यूल होगा या तो नॉन सीरियल शेड्यूल होगा। ठीक है, अब जो हमारा सीरियल शेड्यूल होता है उसमें क्या होता है कि आपका एक ट्रांजेक्शन जब कंप्लीट हो जाएगा तभी दूसरा ट्रांजेक्शन चलेगा। ठीक है, जब तक पहला ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक दूसरा ट्रांजेक्शन नहीं चलेगा, उसको हम क्या कहते हैं, सीरियल शेड्यूल। ठीक है, अब एक बात बताओ, उसके अंदर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, कि आपके पास अगर 500 रुपए हैं, आपका एक दोस्त आता है आपके पैसे लेता है और 300 रुपये उधार लेता है, वो हो गए आपके पास 200 रुपये। ठीक है, फिर दूसरा दोस्त आता है, वो 200 रुपये आपसे उधार लेता है और आपके पैसे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जो कि वापस नहीं आते। ठीक है, तो समझ रहे हो मतलब कि ये क्या है, सीरियली काम हो रहा है। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, मतलब कि मल्टीपल फ्रेंड्स आपके पास आके पैसे नहीं ले रहे एक टाइम पर, आपके पास एक एक जना आ रहा है और आपको पता है कि आपके पास कितने पैसे हैं और कितने पैसे आप दे रहे हो। ठीक है, तो इसमें कोई भी टाइमिंग की दिक्कत नहीं आ रही। तो सीरियल शेड्यूल बहुत अपना भाई शॉर्टेड है, उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन दिक्कत आती है नॉन सीरियल शेड्यूल में। ठीक है, जो नॉन सीरियल शेड्यूल होता है उसमें क्या होता है कि ट्रांजेक्शन ए जब चीजें परफॉर्म कर रहा है, उसी टाइम पे हमारा जो ट्रांजेक्शन टू है वो भी चीजें परफॉर्म करेगा। ट्रांजेक्शन टू नहीं, बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन होंगे जो कि एक ही टाइम पर जो ऑपरेशन है उन्हें परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो वो होता है हमारा क्या, नॉन सीरियल शेड्यूल। ठीक है, अब जो हमारा नॉन सीरियल शेड्यूल होता है वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा सीरियलाइजेबल और एक होता है हमारा नॉन सीरियलाइजेबल। ठीक है, सीरियलाइजेबल शेड्यूल कौन से शेड्यूल होते हैं, जो कि मतलब एबल होते हैं सीरियल शेड्यूल के बराबर बनने के। ठीक है, मतलब आप ऐसे समझो, सीरियलाइजेबल शेड्यूल क्या है कि मतलब इसके अंदर जो सारी चीजें हो रही हैं वो नॉन सीरियल वाली होंगी। ठीक है, मतलब कि एक टाइम पर मल्टीपल जो ट्रांजेक्शन है वो काम होंगे, लेकिन जो उनका रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा एज अ सीरियल शेड्यूल। मतलब कि जो रिजल्ट आएगा वो हमें हमेशा हमारा अच्छा रहेगा, वैलिड रहेगा। ठीक है, अब नॉन सीरियलाइजेबल में क्या होता है कि आपका जो रिजल्ट आता है वो आपका इनवैलिड होता है। ठीक है, मतलब कि आपका जो रिजल्ट होता है वो सही नहीं होता, वो सीरियलाइजेबल नहीं होता। ठीक है, अब जो हमारा सीरियलाइजेबल होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा कॉन्फ्लिक्ट और एक होता है हमारा व्यू। इसे हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में। ये दोनों हमारे मतलब कि अभी देखेंगे कि उसे कैसे टेस्ट किया जाता है कि कौन सा शेड्यूल हमारा सीरियलाइजेबल है या नहीं, वो उसके अंदर टेक्निक्स देखेंगे।
अब जो हमारा नॉन सीरियलाइजेबल है जो कि इनवैलिड है, वो या तो रिकवरेबल हो सकता है या तो नॉन रिकवरेबल हो सकता है। रिकवरेबल मतलब अगर जो आपका रिजल्ट है वो इनवैलिड आया है वो उसे रिकवर किया जा सकता है, और नॉन रिकवरेबल मतलब कि उसे रिकवर नहीं किया जा सकता, कि मतलब रिजल्ट तो आपका इनवैलिड हो गया, आप भाई उसे वापस नहीं ला सकते, ठीक है। अब जो हमारा रिकवरेबल होता है वो होता है हमारा कास्केड लेस, और एक होता है हमारा स्ट्रिक्ट, ठीक है। तो इन्हें भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, चिंता मत करो, है ना। तो ये हमारे कुछ टाइप्स होता है, कुछ क्लासिफिकेशन होता है शेड्यूल का। आई होप आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया। अब कभी भी शेड्यूल पूछा जाता है, इसमें से कोई भी चीज़ पूछी जाती है तो आप सब कर लोगे, ठीक है। तो देखो हमारा सीरियलाइजिबिलिटी और रिकवरेबिलिटी ये जो है बहुत अच्छे से आपके सिलेबस के अंदर मेंशन है, तो हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चिंता मत करना कि अगर आपने अभी नहीं समझ में आ रहा है आपको तो, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं हमारे क्या टाइप्स ऑफ शेड्यूल के, इनकी डेफिनेशंस जो मैंने आपको बता दी। एक बार यार आप पढ़ लेना, ठीक है। मतलब मैंने आपको बता दी कि इसके अंदर कोई भी इंटरलिविंग नहीं होती, मतलब कि एक ट्रांजेक्शन अगर काम कर रहा है तो दूसरा ट्रांजेक्शन उसके अंदर कोई भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है। और दूसरा होता है हमारा नॉन शेड्यूल। नॉन शेड्यूल क्या होता है हमारा, नॉन सीरियल क्या होता है कि मतलब उसके अंदर इंटरलिविंग जो इंटरफेयरिंग होती है वो अलाउड होती है ना, वो मिक्स्ड होते हैं। तो देखो एक एग्जांपल से बता देता हूँ आपको, यहाँ पर हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल हैं दो, कि ये जो है हमारा ट्रांजेक्शन ए है, उसने पहले पूरा काम कंप्लीट किया, ठीक है। जैसे कि आप अगर डायग्राम बनाओ तो पहले T1 ने कंप्लीट किया, फिर T2 ने अपना जो काम है वो कंप्लीट किया, ठीक है। अब नॉन सीरियल में क्या हुआ कि भाई T2 ने अपना रीड किया, अब थोड़ा सा चीज़ें अपडेट करी, और फिर T2 ने रीड किया, फिर T1 ने राइट किया, फिर इसने अपडेट कर दी और राइट कर दिया, फिर इसने भाई रीड किया और इसने कमिट कर दिया, और फिर इसने कमिट कर दिया, समझ रहे हो, और एक टाइम पे इसने कमिट किया और राइट कर दिया। तो ये क्या है भाई साहब, मिक्सअप हो गया सब कुछ, ठीक है। तो अगर आप इसका आंसर भी देखोगे ना तो बहुत तगड़ा आएगा, ठीक है। जैसे कि अगर आपकी यहाँ पर ए की वैल्यू 0 थी, है ना, और बी की वैल्यू भी लाइक 0 थी, ठीक है। तो यहाँ पर T1 ने क्या किया कि पहले ए की वैल्यू को नहीं 0 नहीं करते भाई, इसमें माइनस कर रहे हैं ना, तो 1000 कर देते, ठीक है। और यहाँ पर बी की वैल्यू को भी 1000 कर देते, ठीक है। और सबसे पहले T1 ने क्या किया होगा, ए की वैल्यू को रीड किया होगा तो इसे 1000 मिले होगा, ठीक है। अब इसने क्या किया होगा कि ए की वैल्यू में से 100 माइनस कर दिए होंगे, तो ए की वैल्यू कर दी होगी 900, ठीक है। अब जब T2 ने वैल्यू देखी होगी ए की तो इसे मिली होगी 900, कि इसने देखा होगा कि T1 में जो वैल्यू है वो है 900, ठीक है। अब जब इसने राइट किया होगा तो इसकी वैल्यू कितनी कर दी होगी, इसने 900 कर दी होगी, है ना, वो तो इसने राइट कर दिया। अब जब T2 ने इसे अपडेट किया होगा तो इसने क्या किया होगा कि 200 से अपडेट कर दिया, यानी कि ये कितना कर दिया, 1100 कर दिया, ठीक है। समझ रहे हो कि ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1100 हो गई। अब इसने क्या कर दिया कि राइट कर दिया और अपडेट अपडेट कर दिया, और डेटाबेस के अंदर भी अभी सेव नहीं किया, बस राइट कर दिया कि 1100 वैल्यू कर दो एक की, ठीक है, ए की, ठीक है। अब इसने रीड किया होगा, इसको वैल्यू मिली होगी 1100, भाई ये तो पगला गया होगा कि भाई 1100 कैसे हो गई वैल्यू, है ना। अब फिर इसने क्या, इसने हाँ सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर इसने क्या किया कि इसने अपनी ए की वैल्यू को राइट कर दिया, ठीक है, अपनी ए की वैल्यू को राइट कर दिया। और अब इसने क्या किया होगा, बी की वैल्यू को रीड किया होगा, इसे मिली होगी 1000, ठीक है। और इसने क्या किया कि बी की वैल्यू में 100 को ऐड कर दिया होगा, यानी कि बी की वैल्यू हो गई 1100, 100 इसने देखो ए की वैल्यू में से 900 माइनस कर दिया और बी की वैल्यू में 100 प्लस कर दिया, ठीक है। अब इसने राइट किया होगा बी की वैल्यू को, है ना, कितना कर दिया होगा बी की वैल्यू को राइट, 1100, ठीक है। और यहाँ पर इसने क्या किया होगा, ए की वैल्यू को कमिट कर दिया होगा, ठीक है। यानी कि इसने ए की वैल्यू कितनी कर दी, 1100, और इसने कितनी की थी ए की वैल्यू 900, ठीक है, और इसने कितनी कर दी, 1100 कमिट कर दिया भाई इसने, चेंजेस तो करे लेकिन चेंजेस को डेटाबेस के अंदर चेंज कर दिया, ठीक है। तो समझ रहे हो कि अब जब इसने कमिट किया होगा तो ए की वैल्यू इसे कितनी मिलेगी, ए की वैल्यू इसे मिलेगी 1100, और बी की वैल्यू कितनी मिलेगी, इसे मिलेगी 1100, ठीक है। और इसे और इसकी वजह से जो चीज़ें चेंजेस हुई हैं, ठीक है। तो ये देख रहे हो, ये नॉन सीरियल है, इसके अंदर कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है। तो ये वैलिड नहीं होता, इसे हमें चीज़ ठीक करनी होती हैं, ठीक है। तो ये समझ रहे हो, नॉन सीरियल ये होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने टाइम ले लिया बट समझ में आ गई होंगी आपको चीज़ें कैसे परफॉर्म हो रही हैं। अब आता है हमारा सीरियलाइजिबिलिटी। यार ये मैं ना बोल नहीं, पता नहीं दिक्कत हो जाती है, सीरियल लाइजिबिलिटी इन नॉन सीरियल शेड्यूल्स। अब जो हमारे नॉन सीरियल शेड्यूल्स होते हैं वो सीरियलाइजेबल भी हो सकते हैं, ठीक है। A schedule can become a serial schedule. A non-serial schedule can become a serial schedule. It's called serializability. ठीक है. So non-serial schedule can be serializable.
और नॉन सीरियलाइजेबल। ठीक है, तो सीरियलाइजेबल बनने के लिए उसे क्या क्या चाहिए, बिहेव एज इफ द ट्रांजेक्शन वर एग्जीक्यूटेड इन अ सीरियल ऑर्डर। ठीक है, मतलब कि इसके इसमें ना मतलब दो टाइप होते हैं, एक होता है कॉन्फ्लिक्ट और एक होता है हमारा व्यू। बेस्ड ऑन कॉन्फ्लिक्ट लाइक अभी हम कॉन्फ्लिक्ट देखेंगे कौन कौन से होते हैं, रीड राइट होता है, राइट राइट होता है, और बेस्ड ऑन फाइनल रिजल्ट। ठीक है, अभी देखो ये जो सीरियलाइजेबिलिटी है ना, अभी आपको लग रहा होगा कि यार समझ नहीं आ रही। ठीक है, तो ये अभी हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बस इतना समझ लो। सीरियलाइजेबल शेड्यूल्स वो देखो, नॉन नॉन सीरियल आपको समझ में आ गए कौन से शेड्यूल्स होते हैं, अभी हमने ऊपर देख लिए। अब ऐसे शेड्यूल जो कि नॉन सीरियल तो है, लेकिन उनका जो रिजल्ट है, उनका जो रिजल्ट है वो सीरियल ही आता है। ठीक है, उनका जो रिजल्ट है वो सीरियल की तरह ही आता है। ठीक है, मतलब कि वैलिड आता है, वो हमारे होते हैं सीरियलाइजेबल शेड्यूल। अब जो हमारे उनका जो कंसिस्टेंसी है वो गारंटी नहीं करते, मतलब उनका जो रिजल्ट है वो इनवैलिड आता है, वो हमारे होते हैं नॉन सीरियलाइजेबल। ठीक है, अब देखो इनका जो रिजल्ट आता है वो आता है सीरियल की तरह। ठीक है, लेकिन ये जो होते हैं हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट की तरह, और एक हो सकते हैं व्यू की तरह। ठीक है, मतलब कि ये कॉन्फ्लिक्ट पर बेस्ड होते हैं सीरियलाइजेबिलिटी, और इनकी होती है व्यू पर। ठीक है, तो अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट और व्यू मैं अभी आपको इसके लिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपने रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट नहीं देखा है, और आपने अभी फाइनल फाइनल रिजल्ट, तो मतलब ये फाइनल रिजल्ट को देख के बताते हैं कि आपका जो सीरियल है या नहीं है। ठीक है, और नॉन सीरियलाइजेबल आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे, चिंता मत करना, इसे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब आता है हमारा रिकवरेबिलिटी इन नॉन सीरियलाइजेबल शेड्यूल। थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, आगे तो हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो देखो रिकवरेबिलिटी का क्या मतलब होता है कि अगर आपका जो चीजें हैं इनवैलिड आ गई हैं, आपकी जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंट हो गया है, उसे हम रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, रिकवरेबिलिटी एंश्योर नो डेटा इनकंसिस्टेंट अकर व्हेन ट्रांजेक्शन फेल, मतलब कि आपका अगर ट्रांजेक्शन फेल हो गया है, इनवैलिड रिजल्ट आ रहा है, तो उसमें हम रिकवर कैसे करें। ठीक है, तो पहला होता है हमारा रिकवरेबल शेड्यूल। ये एंश्योर करता है डेट इफ वन ट्रांजेक्शन डिपेंड ऑन अनदर, द डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन कमिट्स ओनली आफ्टर द फर्स्ट ट्रांजेक्शन कमिट। ठीक है, मतलब कि ये एंश्योर करता है कि पहला जो अगर जो T1 है वो T2 पर डिपेंड कर रहा है, तो हमारा जो डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है, ठीक है, मतलब कि देखो ये जो T1 है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, T2 पर डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंडेंट कौन हुआ, ये हुआ। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है जो हमारा डिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है वो तभी कमिट करे जब T2 जो है वो कमिट कर दे, मतलब कि जो पहले वाला ट्रांजेक्शन है वो कमिट कर दे, इसके कमिट होने से पहले ये वाला कमिट ना करे, जिससे कि हमारा जो शेड्यूल है वो रिकवरेबल बन जाए। ठीक है, अब आता है हमारा कास्केडिंग शेड्यूल। कास्केडिंग शेड्यूल कुछ नहीं है, इसमें क्या होता है कि फेलियर इन वन ट्रांजेक्शन कॉजेस रोल बैक ऑफ मल्टीपल ट्रांजेक्शन। ठीक है, मतलब कि अगर एक ट्रांजेक्शन के अंदर आपका फेलियर हो जाता है, तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स को रोल बैक करना पड़ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कास्केडिंग शेड्यूल होता है। ठीक है, अब आता है हमारा कास्केड लेस शेड्यूल। कास्केड लेस शेड्यूल होता है हमारा प्रिवेंट कास्केडिंग रोल बैक्स बाय ensuring ट्रांजेक्शन रीड्स ओनली कमिटेड डेटा। ठीक है, मतलब कि अगर आपको इस कास्केडिंग को रोकना है, ठीक है, मतलब कि आपको ये रोकना है कि आपके एक ट्रांजेक्शन की वजह से मल्टीपल ट्रांजेक्शन की दिक्कत ना आए, तो आप ये करो कि आपका जो ट्रांज़ैक्शन है, मतलब जो मल्टीपल ट्रांज़ैक्शन है, वो तभी डेटा को रीड करें जब आपका जो डेटा है वो कमिट हो जाए। ठीक है? कमिट ना हो तब तक वो डेटा को रीड ही ना करें। ठीक है? मतलब दिक्कत तो तभी आएगी ना जब उसे पता चलेगा कि डेटा इतना है। ठीक है? जब तक वो कमिट करे तभी पता चले। ठीक है? मतलब कि देखो, यहाँ पर ऊपर क्या हो रहा था कि आपका जो डेटा रीड यहाँ पर T1 ने कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसने राइट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इससे राइट इसके ना कमिट करने से पहले ही, मतलब कि T2 ने जो है A को रीड कर लिया। ठीक है, तो दिक्कत यहाँ आई। तो इसके लिए ये इंश्योर करता है कि आपका जो डेटा है वो कमिट होने से पहले कोई रीड ना करे। ठीक है, अब आता है हमारा स्ट्रिक्ट शेड्यूल। स्ट्रिक्ट शेड्यूल क्या होता है, प्रिवेंट बोथ कास्केडिंग रोल बैक एंड डर्टी रीड्स। ठीक है, मतलब कि कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसे भी प्रिवेंट करेगा, और अगर कास्केडिंग मतलब कि कोई अगर वो जो एक की वजह से मल्टीपल हो रहे हैं उसे भी ये क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गए होंगे आपको, आई होप, है ना, कास्केडिंग, कास्केडलेस, स्ट्रिक्ट शेड्यूल। अभी हम आगे तो इन्हें अच्छे से पढ़ने वाले हैं रिकवरेबिलिटी के अंदर। अब आता है हमारा कॉन्करेंसी प्रॉब्लम। ठीक है, सो मल्टीपल कॉन्करेंसी प्रॉब्लम होती है जिनकी वजह से जो हमारे ट्रांजेक्शन है वो फेल होते हैं, या फिर जो हमारी चीज़ें हैं, जो हमारे रिजल्ट हैं वो गलत आते हैं। ठीक है, तो पहला बताएं कि कॉन्करेंसी प्रॉब्लम्स अकर व्हेन मल्टीपल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली एंड इन इंटरेक्ट विथ सेम डेटा लीडिंग द अनएक्सपेक्टेड और
इनकरेक्ट आउटकम, ठीक है। मतलब कि जहाँ पर क्या है कि मल्टीपल ट्रांजेक्शन एक साथ काम कर रहे हैं और एक ही डेटा के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो अनएक्सपेक्टेड और इनकरेक्ट आउटकम आने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। पहला होता है हमारा डर्टी रीड, ठीक है। डर्टी रीड क्या होता है कि ट्रांजेक्शन रीड अनकमिटेड डेटा चेंजेस मेड बाय अनदर ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, डर्टी रीड, यानी कि किसी ने भाई कमिट नहीं किया, उससे पहले किसी और ने उसे रीड कर लिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, डर्टी रीड। और इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज और जो प्रिवेंशन है आप देख सकते हो कि आप प्रिवेंशन ये लगा सकते हो कि आइसोलेशन लेवल लगा दो कि जब तक कोई भी बंदा कमिट ना कर दे उससे पहले कोई भी रीड ना करे, ठीक है। तो ये देखो दिक्कत क्या आती है कि पहले ए वाले T1 ने रीड किया, फिर इसने अपडेट किया, और इसने जैसे ही राइट किया, मतलब अनकमिटेड है, अभी तक कमिट नहीं किया है। तो देखो क्या दिक्कत आ रही है कि ये जो हमारा T2 है इसने रीड कर लिया, ठीक है। और इसने क्या किया, रोल बैक कर दिया, ठीक है। इसने जैसे रोल बैक किया और इसने 100 पे पहुंचा दिया, ठीक है। इसने मतलब अपने जो सिस्टम है उसमें चेंजेस नहीं किए, कमिट नहीं किए, और इसने रोल बैक कर दिया और ए को वापस से 100 बना दिया, ठीक है। और यहाँ पर इसने क्या कर लिया था, ए को रीड कर लिया था 500, तो 50, तो इसे ये पता है कि भाई डेटा में जो ए है उसकी वैल्यू है 50, ठीक है। जैसे ही इसने रीड कर लिया 50, तो इसने यूज कर लिया होगा ए को, ठीक है। समझ रहे हो आप, मतलब ये रोल बैक उसने कर लिया बिना बिना कमिट करे, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट फैंटम रीड, ठीक है। ये हमारा दूसरा है फैंटम रीड, ये दिक्कत हो गई, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा होता है वो होता है हमारा फैंटम रीड, ठीक है। तो फैंटम यहाँ पर ऐसे इसको काट के टू कर लेना, ठीक है। तो फैंटम रीड क्या होता है, अ ट्रांजेक्शन री एग्जीक्यूट्स अ क्वेरी एंड गेट डिफरेंट रिजल्ट सेट बिकॉज अनदर ट्रांजेक्शन हैज एडेड और रिमूव्ड रोज दैट मैच द क्वेरी क्राइटेरिया, ठीक है। एसक्यूएल में हमने पढ़ा था कि क्वेरीज क्या होती हैं, कि जैसे हम डेटा रिट्रीव वगैरह करते हैं, तो देखो किसी ने अगर क्वेरी कोई अपडेट लिखी, और जो पहले क्वेरी लिखी थी उससे कुछ डिफरेंट डेटा आ रहा था, और वापस से जैसे क्वेरी लिखी तो डिफरेंट डेटा आ रहा है, ठीक है। और वो डेटा डिफरेंट इसके लिए आ रहा है कि किसी और ट्रांजेक्शन ने आकर उसमें रीड और अपडेट कर दिया है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इसने सिलेक्ट की वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन 5000, ठीक है। तो इसे एम्प्लॉय मिले क्या, एम्प्लॉय 1 और एम्प्लॉय 2 मिले थे, ठीक है, दो बंदे मिले, है ना। और अब इसने क्या किया, इसने इंसर्ट किया एम्प्लॉय 3 जिसकी सैलरी है 6000, ठीक है। और इसने क्या कर दिया, कमिट कर दिया, ठीक है। अब इसने वापस से क्वेरी को चलाया, तो इसे क्या मिला, एम्प्लॉय 1 मिला, एम्प्लॉय 2 मिला और एम्प्लॉय 3 मिला। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर क्वेरी का रिजल्ट कुछ और आ रहा था, यहाँ पर क्वेरी का रिजल्ट कुछ और आ रहा था। तो इसे हम क्या कहते हैं, फैंटम रीड, ठीक है। ध्यान रखना कभी कभी 2 नंबर में पूछ सकता है, या फिर अगर कंकरेंसी प्रॉब्लम सारी पूछी जाती है तो वो 7 नंबर में ही आएंगी, ठीक है। अब आता है हमारा लॉस्ट अपडेट, इसे 3 कर लेना भाई, है ना, गलती से हो गया है ये सब। अब आता है हमारा लॉस्ट अपडेट, ठीक है। टू ट्रांजेक्शंस रीड द सेम डेटा एंड अपडेट इज कॉन्करेंटली, बट वन अपडेट ओवरराइट्स एंड अदर लीडिंग द लॉस ऑफ डेटा। मतलब कि बहुत समझो कि पहले देखो A1 ने क्या किया, रीड किया, ठीक है। और इसने भी रीड किया डेटा, ठीक है। इसने तो किया 100 और इसने भी किया 100। अब इसने क्या किया, इसके अंदर 20 को ऐड कर दिया, और इसने इसके अंदर क्या किया, 30 माइनस कर दिए। इसने ये सोच के माइनस किए थे कि मैं मतलब क्या करूंगा कि 100 में से 30 को माइनस कर दूंगा, यानी कि 70 कर दूंगा। और इसने ये सोच कर प्लस किए थे कि मैं इसको 120 कर दूंगा, ठीक है। इसने राइट कर दिया 120 और इसने राइट कर दिया 70। तो इसने क्या किया कि ओवर राइट कर दिया, यहाँ पर इसने क्या कर दिया, इस पर ओवर राइट कर दिया, यानी कि इसने तो 120 किया था और यहाँ पर इसने 70 राइट कर दिया। यानी कि मतलब क्या हुआ कि जब ये कमिट करेगा चीजें, तो क्या होगा कि इसे वैल्यू मिलेगी 70, और जब ये कमिट करेगा तो इसे मिलेगी 70। इसमें क्या हो गया, जो आपके अपडेट थे वो लॉस हो गए, यानी कि जो इसने 120 को अपडेट किया था वो क्या हो गया, लॉस हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा लॉस्ट अपडेट क्या होता है ना। तो इसका जो प्रिवेंशन ये है कि यूज लॉक्स और सीरियलाइजेबल आइसोलेशन, मतलब कि आइसोलेटेड रखो और लॉक्स का यूज करो जब भी आप, मतलब कि ए को अगर आप यूज कर रहे हो तो ए पर आप लॉक लगा दो, जिससे कि कोई और इसे यूज ना कर पाए जब तक आप इसे कमिट ना करो, या फिर इसके अंदर जो भी चेंजेस करने हैं वो ना करो, ठीक है। और अब आता है हमारा नेक्स्ट डेड लॉक, ठीक है। ये भी हमारा थोड़ा सा लॉक पर बेस्ड है, अच्छा है मैंने आपको लॉक बता दिया। तो डेड लॉक क्या होता है, डेड लॉक भी बेसिकली हमारी कॉन्करेंसी प्रॉब्लम है। टू और मोर ट्रांजेक्शन वेट इनडेफिनेटली फॉर रिसोर्सेज लॉक बाय ईच अदर, ठीक है। मतलब कि एक ने तो ए को लॉक कर दिया, एक ने बी को लॉक कर दिया, और दोनों भाई अगर इसको बी, मतलब कि ट्रांजेक्शन 2 को और ट्रांजेक्शन 1 ने तो ए को लॉक कर दिया, ट्रांजेक्शन 2 ने बी को लॉक कर दिया, ट्रांजेक्शन 1 को जरूरत है बी की, ट्रांजेक्शन 2 को जरूरत है ए की, ठीक है। तो समझो ये क्या हो गया, इनफाइनाइट लूप में फंस जाएंगे और ये कभी हमेशा वेट करते रहेंगे, ठीक है। इसका इम्पैक्ट ये आता है कि जो आपका प्रोसीज वो अनेबल हो जाता है, और लीडिंग सिस्टम
स्टॉल, ठीक है। ये सिस्टम स्टॉल मतलब कि ये समझ सकते हो आप कि मतलब आपका जो सिस्टम है क्रैश हो गया, ठीक है। तो देखो प्रिवेंशन क्या है इसका कि डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी आप मैकेनिज्म को यूज करो, जो कि हम आगे पढ़ेंगे डेडलॉक हैंडलिंग में, ठीक है। और देखो T1 में जैसे कि इसने क्या किया, ए को लॉक कर दिया है, और T2 ने क्या किया है, बी को लॉक कर दिया, ठीक है। अब हमारा ये जो है बी के लिए वेट कर रहा है और ये हमारा ए के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया डेडलॉक प्रॉब्लम, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब आती है हमारी टाइप्स ऑफ रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट, जो कि मैं आपको ऊपर बता रहा था कि रीड राइट कॉन्फ्लिक्ट क्या होती है। बेसिक सी बात ये समझो कि आप देखो ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं, आपके पास दो होते हैं ऑपरेशन बस, ठीक है। एक होता है रीड, है ना, और एक होता है राइट, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर ये जो दो ऑपरेशन है, ठीक है, तो इसके कितने मतलब आपके कॉम्बिनेशन बनेंगे, 2 की पावर 2 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप क्या कर सकता है, आपके अगर दो बंदे काम कर रहे हैं तो रीड रीड कर सकते हैं, ठीक है। रीड राइट कर सकते हैं, राइट रीड कर सकते हैं, राइट राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर दो ट्रांजेक्शन है, एक हमारा ट्रांजेक्शन ये है, एक ट्रांजेक्शन ये है, दोनों अगर रीड कर रहे हैं तो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, यानी कि ये चल जाएगा, ठीक है। दोनों अगर रीड कर रहे हैं डेटा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर एक बंदा रीड कर रहा है और एक बंदा राइट कर रहा है तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। एक बंदा राइट कर रहा है, एक बंदा रीड कर रहा है तो प्रॉब्लम आएगी। अगर एक बंदा राइट कर रहा है और एक और बंदा राइट कर रहा है तो भी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो बस इतना ध्यान में रखना कि रीड रीड में प्रॉब्लम नहीं आती, और सब में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। आगे जब हम सीरियलाइजेबिलिटी पढ़ेंगे और उसके अंदर न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ये वाली कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो सबसे पहले आता है हमारा राइट रीड कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इसे हम कहते हैं अनकमिटेड रीड भी, ठीक है। अगर व्हेन वन ट्रांजेक्शन राइट द डेटा आइटम एंड अदर अनदर ट्रांजेक्शन रीड इट बिफोर द फर्स्ट ट्रांजेक्शन कमिट, ठीक है। पहले वाले ने डेटा राइट कर दिया और उसे कमिट नहीं किया, उससे पहले ही दूसरे बंदे ने उसे रीड कर लिया, इसे हम क्या कहते हैं, राइट रीड प्रॉब्लम। द सेकंड ट्रांजेक्शन में रीड इनकरेक्ट और अनकमिटेड डेटा, ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो आप मतलब कि इसका एग्जाम्पल भी लिख कर आ सकते हो, जैसे मैंने लिख रखा है। और रीड राइट प्रॉब्लम तब आती है कि अगर किसी बंदे ने डेटा को रीड करा था और दूसरे बंदे ने फिर उसमें राइट कर दिया, ठीक है। इसे हम डर्टी राइट भी कहते हैं। किसी बंदे और दूसरे बंदे ने उसे राइट कर दिया तो पहले वाले ने जो रीड किया था उसे तो ये लगेगा ना कि मैंने वो रीड कर रखा था, तो यहाँ पर ये दिक्कत आती है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट। राइट राइट कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि एक बंद देखो, अगर व्हेन टू ट्रांजेक्शन राइट द सेम डेटा आइटम विदाउट कंसिडरिंग द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन, ठीक है। मतलब कि ये समझो कि T1 ने तो वैल्यू, जैसे कि अभी हमने देखा भी था कि T1 ने तो वैल्यू ए की कर दी थी 120 और T2 ने कर दी थी कितनी, 70। और इन लोगों ने एग्जीक्यूशन का जो ऑर्डर है उसे मेंटेन नहीं किया था और 70 बाद में आया था, तो 100 जो 20 था वो हमेशा ओवरराइट हो गया था, ठीक है। सो इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, वन राइट ऑपरेशन ओवरराइट द अनदर चेंजेस, हमेशा यही होगा कि आपका जो एक ऑपरेशन है वो तो ओवरराइट हो ही जाएगा। अगर 120 बाद में आता तो वो इसे ओवरराइट कर देता, ठीक है। तो ये तो ओवरराइट हो ही जाएगा, तो ये होती है हमारी प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं आज, ठीक है। ये जो जितनी चीजें हैं ये आपका बहुत अच्छा बेस तैयार कर रही हैं, जो नीचे वाली चीजें हैं शेड्यूल्स वगैरह। और शेड्यूल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको ये क्लासिफिकेशन बताया आपको कहीं नहीं मिलेगा। सच में बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ये। और कभी भी शेड्यूल के बारे में पूछा जाता है, आप ये क्लासिफिकेशन बनाकर आना, आराम से बहुत अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो देखो मैं आपसे ये कहूंगा कि अगले लेक्चर जितने भी आएंगे उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मैं सारे PYQs भी करवा दूंगा, चिंता मत करना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यूनिट्स अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।